नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और इस हफ्ते हम बेहद ही विशेष अतिथि के साथ आप सभी दर्शकों के सामने उपस्थित हैं। और ये अतिथि हैं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे जी। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं और उनसे समझते हैं कि 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण का मतदान होने जा रहा है उसे लेकर सपा के क्या क्या दावे हैं, कितना जनता भरोसा दिखाती नजर आ रही। कीर्ति जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका चर्चा द ट्रुथ में। जी, आपका भी धन्यवाद कि आपने बुलाया। जी कीर्ति जी, सबसे पहले समझना चाहूंगी, अखिलेश जी दनादन रैलियां कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये वही इलाके हैं जहां पर 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हो रहा है लोकसभा चुनाव के तहत। ऐसे में कई रैलियों में अखिलेश किसानों के मुद्दे पर जो दावे कर रहे हैं और बीजेपी ने अभी पीछे जैसे एनडीए में शामिल करा लिया है जयंत चौधरी की पार्टी को, इसके बाद से इतने दावे कैसे मजबूत दावे आप कर पा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर? देखिए नेहा जी, जयंत जी के जाने न जाने से जो किसानों के मुद्दे हैं वो नहीं खत्म होते। मोदी जी की सरकार बनी, मोदी जी ने 2014 में कहा था हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, जो आज तक हो नहीं पाया। और एमएसपी के लिए लगातार किसान आंदोलन करता रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हर फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत की सरकार तय कर दे कि उससे कम पे कोई भी फसल न खरीदी जाए न बेची जाए। लेकिन लगातार आंदोलन के बाद एक कृषि कानून आया, भारत की सरकार ने लाया। उस कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन चला जिसमें लगभग 700 किसानों की मौत हुई। जयंत चौधरी जी हो या इस देश का कोई भी किसान नेता हो या किसान पृष्ठभूमि की पार्टी हो, क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि 700 किसानों की मौत नहीं हुई, किसानों ने आंदोलन नहीं किया? क्या कोई इससे इनकार कर सकता है? नहीं कीर्ति जी, अगर जयंत चौधरी पर किसानों को भरोसा नहीं है तो फिर पहले तो अखिलेश यादव ने गठबंधन का ऐलान किया था उनके साथ, तो कुछ तो फायदा इस गठबंधन में लगा, तभी साथ आने का ऐलान किया गया था। जी देखिए, जयंत जी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा एक, जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी दोनों किसान के मुद्दे पर लड़ने के लिए एक साथ 2022 में आए थे और लगातार उस लड़ाई को लड़ने का भी काम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक पासा फेंका और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे करके और उसको आधार बना करके जयंत जी किसानों के मसले को छोड़ करके अपने दादा को भारत रत्न दे पाने के बाद उनकी सिंपैथी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ चली गई। वो भूल गए कि किसानों को एमएसपी दिलाना है, वो भूल गए कि किसानों को जो शहादत है उसका बदला लेना है, वो भूल गए कि वो किसान जिसके लिए कील और कांटे लगाए जा रहे थे दिल्ली के बॉर्डर पर, उनके अपमान का बदला लेना है। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे अलायंस में तो हम लोगों ने 7 सीट दिया था उनको। जी कौन सी मजबूरी है, कौन सी परिस्थिति उनके सामने है या कौन सा दृश्य है जिसको समझ रहे हैं कि 2 सीटों पे समझौता कर लिया भारतीय जनता पार्टी का। और ये बात जाट, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जाट और गुर्जर है जी, जयंत चौधरी जी भी जाट है, जाट नाराज है, जाट चिंतित है कि जयंत चौधरी ने कौन सा फैसला कर लिया। और किसानों का मसला इस देश में, देखिए इकोनॉमिक, अगर इस देश की इकोनॉमी अच्छी कर रही है तो बिना किसानों को मजबूत बनाए, बिना किसानों को सबल बनाए, बिना उनको ताकत दिए, बिना उनकी इनकम बढ़ाए इस देश की इकोनॉमी को मजबूत नहीं किया जा सकता। जी किसान भी एक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा भागीदार है हमारा। और इस देश का किसान लगातार आंदोलन करता रहा। काला कृषि कानून तो वापस हो गया, लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नवंबर 21 में कि एक कमेटी बनाई है भारत की सरकार से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करे किसानों के लिए, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं बना, कमेटी नहीं बनी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं तय हो पाए। और जब फिर किसान चला, कोई ठोस बातचीत नहीं हो पाई इस कमेटी के और ना ही रिकमेंडेशन निकल कर। जी ऐसी किसी कमेटी का क्या मतलब जिसका कोई निष्कर्ष ना हो? ऐसे किसी कमेटी से क्या फायदा किसानों को जिससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी नहीं तय हो पाई फसल? आज भी किसान हरियाणा का हो, पंजाब का हो, उत्तर प्रदेश का हो, कर्नाटक का हो, देश के किसी हिस्से का
जी वो लगातार अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए आंदोलन कर रहा तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। जी देश यूपी में दुर्भाग्य है। जी जी। कीर्ति जी, और क्या मैं आप बात पूरी करें, लेकिन मैं ये भी समझना चाहूंगी साथ के साथ कि क्या उत्तर प्रदेश में, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर पहले चरण का मतदान होगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसानों का मुद्दा ही ज़्यादा डोमिनेट करेगा, या फिर जो गुंडाराज की बातें बीजेपी आरोप लगाती रही कि पिछली सरकारें उत्तर प्रदेश में किस तरह से अव्यवस्था थी, कानूनी व्यवस्था लचर थी, वहाँ पर अपराध का साया था, गुंडों के का बोलबाला था, अपराधियों का बोलबाला था, बीजेपी सरकार ने उन सब पर लगाम लगा दी, उन मुद्दों का भी कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ पहले बात आप अपनी पूरी कर लें। नेहा जी देखिए, जहां तक किसानों का सवाल है, किसानों के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, ये दो मुद्दे भी हैं। और उत्तर प्रदेश में तो पर्चा लीक का इतिहास बना है, पेपर लीक होने का इतिहास है। एक दो नहीं, 10-10 पेपर लीक हुए गए। जी नौजवानों ने आवेदन किया है, बड़ी तादाद में आवेदन शुल्क दिया और पर्चे लीक करा दिए गए, क्योंकि सरकार की मंशा साफ नहीं, सरकार नौकरियां देना चाहती। और देखिए, बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा ये सब अलग है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। उत्तर प्रदेश में उनके गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी साहब हैं। उनके बेटे ने पिछले दिनों लखीमपुर में एक आंदोलन के दौरान किसानों पे अपनी थार गाड़ी चढ़ा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया जी। और पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी जी ने केवल किसान और नौजवान का सवाल उठाया, कहा इनकी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। ये चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। और ये बात लगातार उत्तर प्रदेश में देश के लोग समझ रहे हैं कि जो नौजवान के हक की आवाज बुलंद करेगा, जो किसान के हक की बात बुलंद करेगा, जो बेरोजगारों की बात करेगा, वो विपक्षी नेता या तो जेल के अंदर होगा या तो उसके खिलाफ ईडी सीबीआई घूमेगी। उनके पार्टी के अंदर का होगा, उसका टिकट काट दिया जाएगा। ये चरित्र है, ये आवाज दबाने की एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी। और जो बात आप गुंडे और माफिया की कर रही थी, हम लोगों ने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो गुंडे माफियाओं की एक सूची जारी कर दे। आपको याद होगा नेहा जी, कैसरगंज के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जिसके खिलाफ इस देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर कई दिन तक धरना देती रही जी, अपने शोषण का आरोप लगाती रही। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार या दिल्ली की सरकार या कोई डिप्टी सीएम या सीएम, क्या कोई मिनिस्टर उन बेटियों के साथ खड़ा हुआ? उन बेटियों की आवाज को किसी ने बुलंद किया जी? उन बेटियों के पक्ष में कोई खड़ा होकर के कहा कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, जांच होनी चाहिए, सांसद को पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए? न तो किसी महिला सांसद ने कहा, मंत्री ने कहा, और न किसी पुरुष सांसद ने कहा, न किसी पिछड़े सांसद ने कहा, न किसी दलित सांसद और मंत्री ने कहा, न किसी अगड़े सांसद और मंत्री ने कहा। ये दुर्भाग्य देखिए, किसी ने आवाज नहीं उठाई। और एक हमने गुंडा राज समाप्त कर दिया। और आपको बताऊं, अभी तत्काल की एक घटना, बरेली में ये सदस्यता अभियान चला रहे थे, एक हिस्ट्री सीटर जिसके ऊपर पुलिस ने इनाम घोषित किया था, जिसको पुलिस खोज रही थी, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का चित्र जी। और ये जिन माफियाओं की बात करते हैं, हमने कई बार कई डिबेट्स में पूछा, बनारस के अंदर एक माफिया है, प्रतापगढ़ में माफिया है, जौनपुर में माफिया है, सुल्तानपुर में माफिया, हर जनपद में जो स्वजातीय अपराधी है, बड़े बड़े अपराधी है, उसकी सूची क्यों नहीं जारी करते कि उत्तर प्रदेश के अंदर केवल मुख्तार और अतीक अपराधी थे तो समाप्त हो गए? तो विपक्ष जारी करते, विपक्ष क्यों नहीं जारी कर रहा? विपक्ष को जारी करना चाहिए। नहीं, हम लोग तो लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं ना। बनारस में ब्रजेश सिंह जी माफिया हैं, हम लोग लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उनकी पत्नी विधान परिषद चली गई, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी उनके सामने सरेंडर कर दिया। हमने तमाम ब्रिजभूषण सिंह का मसला उठाया। हम लोग तो तमाम उत्तर प्रदेश के उन तमाम अपराधियों के बारे में उठा रहे हैं सवाल। लेकिन अगर केवल मुख्तार और अतीक अपराधी थे तो आज बीजेपी एक जारी करे स्टेटमेंट कि उत्तर प्रदेश से अब अपराधी समाप्त हो गए, कोई अपराधी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, जारी कर दे स्टेटमेंट। लेकिन जो उनके जाति के स्वजातीय सरकार के संरक्षण में अपराधी पल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? और आज भी आपको आश्चर्य होगा, उत्तर प्रदेश बेटियों के अपराध के मामले में नंबर 1 है।
बुजुर्गों के मामले में, अपराध के मामले में नंबर 1 है। लगातार कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं न घटती हो जी और ये कह रहे हैं कि हमने अपराध खत्म कर दिया। जी। एक छोटे इस से बात ब्रेक। को जनता समझ रही है। किस तरह से गुंडाराज की बातें करती रही है बीजेपी और उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त और विकास के पथ पर अग्रसर बनाने का दावा कर रही है। बुलडोजर मॉडल भी सीएम योगी आदित्यनाथ का काफ़ी इन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया है। विदेशों में भी इस बुलडोजर मॉडल का जो है एक प्रचार बड़े स्तर पर किया जा चुका है। कीर्ति निधि जी, मैं समझना चाहूँगी कि ये जो सर्वे आया है एक, और ये काफ़ी राष्ट्रीय मीडिया में इसे दिखाया जा रहा है बार बार, एनडीए को 52% और इंडिया ब्लॉक को 40%, बसपा को 6%। आप इस तरह के सर्वों पर क्या टिप्पणी करेंगे? अभी भी 12% कम वोट दिखाए जा रहे हैं इंडिया ब्लॉक को। देखिए ये जो सर्वे आप बता रही हैं जी, ये सर्वे 1 अप्रैल का भी एक सर्वे है जिसमें एनडीए ब्लॉक को 52% दिखा रहा था और इंडिया ब्लॉक को 36% दिखा रहा था, 36%, और बीएसपी को 7% दिखा रहा था। एक हफ्ते बाद 8 अप्रैल का इस सर्वे जो आंकड़ा आप बता रहे हैं जी, एक बड़े चैनल ने दिखाया है, उसमें बीएसपी के 1% वोट में गिरावट आई है, 5 से 6% हो गया। और इंडिया ब्लॉक का जो वोट था वो 36% से 40% चला गया, 4% वोटों में बढ़ोतरी। और एनडीए ब्लॉक का वोट वैसे का वैसा। और हमें पूरा भरोसा है कि लगातार इंडिया ब्लॉक का वोट बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है कि आप कह रहे थे ना केवल किसान नहीं जी। आप बताइए, अगर राजस्थान के लोगों को प्रधानमंत्री जी ने कहा विधानसभा के चुनाव में कि सिलेंडर 500-400 रुपए में देंगे, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री जी भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। और अगर सिलेंडर के दाम बढ़े तो पूरे देश के लोगों को 400 रुपए में सिलेंडर क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब 2014 में माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए थे तो सिलेंडर की कीमत 400 रुपए ही थी। आज 1000 हुआ और 1000 के बाद 100 रुपया कम करके 900 रुपया कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी जब कुछ राज्यों में खुद महसूस कर रही है कि सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, इसका मतलब पूरे देश में सिलेंडर के दाम बढ़ गए। लेकिन वहां विधानसभा का चुनाव था तो दाम कम करने की बात कर दिया और पूरे देश में सिलेंडर के दाम कहीं नहीं कम हुए, न राजस्थान में ही कम हुए, न किसी अन्य राज्य में कम हुए। तो ये तो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी। और महंगाई लगातार बढ़ती गई है। आप देखिए महंगाई किस तरीके से बढ़ी है। आटे का दाम दूना हो गया, घर की रसोई में जीरा, तेल, मसाला, धनिया, जितने सामग्रियों का प्रयोग होता है उस सब के दाम बढ़ गए। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, घरेलू गैस के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़े हैं। इस तरीके से भाड़ा बढ़ा है, ट्रेन का भाड़ा, बस का भाड़ा बढ़ा है। महंगाई तो हुई है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी के बावजूद कीर्ति निधि जी एनडीए के वोट फीसद में सेंध नहीं लग पा रही है, वो इंटैक्ट बना हुआ है। इसकी वजह क्या है? उत्तर प्रदेश की 52% अगर जनता एनडीए के साथ टिकी रहना चाहती है तो इसकी क्या बड़ी वजह है कि विपक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद वो कहीं कड़ा मुकाबला देता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है? देखिए विपक्ष लगातार मजबूती के साथ, मैंने आपको बताया ना 36% से बिना किसी अभी उत्तर प्रदेश में सभा हुए 4% वोट बढ़े इंडिया ब्लॉक। और मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं 19 तारीख को जब मतदान होगा तो हमारी जगह एनडीए होगी और एनडीए की जगह हमारा वोट परसेंटेज। इतना डिफरेंस आ जाएगा? आखिर ऐसे क्या कैंपेनिंग कर लेंगे? ऐसे क्या कैंपेनिंग हो जाएगी? ऐसा इसलिए होगा कि केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त करने का भरोसा सिर्फ हम दे सकते हैं। अग्निवीरों को पूर्ण नौकरी, 4 साल की नहीं पूर्ण नौकरी देने का भरोसा सिर्फ हम दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो अग्निवीर योजना लाई। और महंगाई कम करने का भरोसा हम दे रहे हैं लोगों को। किसानों के लिए एमएसपी लागू करने के लिए कमेटी बनेगी, स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी तय होगी, फसलों की का दर तय होगा। इसकी व्यवस्था समाजवादी पार्टी सरकार में आने के बाद करेगी। ये हम लगातार किसानों के बीच में जाकर के अपनी बात कर रहे हैं, लगातार उनको भरोसा दे रहे हैं। और जिस देश का किसान, जिस देश का नौजवान एकजुट हो जाए, उस देश में परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता। और हमें पूरा भरोसा है
जी इस देश में उत्तर प्रदेश में किसान नौजवान इस बार एकजुट होकर के मतदान कर दिया। जी, तो किसान और नौजवान, समाजवादी पार्टी इन्हीं वोटर्स को टारगेट कर रही है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आप अग्निवीर योजना को जो है खत्म करने की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपने ये भी कहा है कि जब कास्ट बेस्ड सेंसस कराएंगे, जब आपकी सरकार चुनकर आएगी, तो क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा तबका है जो कि बीजेपी और एनडीए के साथ इंटैक्ट है, और दलितों के मामले में, खास करके जो जाटव दलित है उसके मामले में बसपा को भी काफ़ी लुभाने की कोशिश की गई, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, और इसके कसूरवार सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को करार दिया जाता रहा। ऐसे में विपक्ष जो है उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत नहीं बन पाया, और इसका एक कसूरवार सपा प्रमुख अखिलेश यादव। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ जोड़ने का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी से हम लोगों ने अलायंस किया था जी, और बहुजन समाज पार्टी की ताकत भी बड़ी थी उस अलायंस में, क्योंकि 2014 में बीएसपी 0 सीट पे थी पार्लियामेंट में, और 2019 में जब हमारे साथ अलायंस हुआ तो 10 सीट बहुजन समाज पार्टी। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति ये हो गई बहुजन समाज पार्टी की, 2022 में वो हमसे अलग होकर के चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में। हालात क्या हुआ, बहुजन समाज पार्टी का मतदाता भी बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं खड़ा है। एक एमएलए पूरे उत्तर प्रदेश में, एक एमएलए, इतनी बड़ी सदन में एक एमएलए बीएसपी ने जीता, और वो भी एमएलए राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे रहा है। क्या तो कहीं ना कहीं समर्थन आप समझिए ना, ये समर्थन तो बीजेपी को मिल रहा है। जो बसपा है, जो कहीं ना कहीं दलित वोटर्स के बीच में एक पैठ बनाए हुए है लगातार, वो एक वोट बैंक उसका इंटैक्ट है, या फिर थोड़ा बहुत छिटका भी है, लेकिन ये नुकसान तो पहुंचा रही है विपक्ष को। कीर्ति निधि जी, इससे आप इनकार कैसे कर सकते हैं? देखिए नेहा जी, बीजेपी के साथ जहां तक जुड़ने का सवाल है जी, जुड़े तो महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे साहब भी हैं, अजित पवार दादा भी हैं जी, कैसे जुड़े पूरा देश जानता। कर्नाटक में इसके पहले सरकार कैसे बनी है पूरा देश जानता। हिमाचल में सरकार गिराने का प्रयास हुआ, पूरा देश जानता। और क्या आपको नहीं पता कि नहीं, हिमाचल में बीके भी तो कांग्रेस के ही एमएलए है ना। कीर्ति निधि जी, देखिए ना, अगर खरीदने वाला खड़ा है तो बिकने वाला कौन है? देखिए, मैं देखिए, खरीदने और बिकने के सवाल के साथ साथ मैं बता रहा हूं, उसी बात पे आ रहा हूं। जी जी, जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी ये जिस तरीके से काम कर रही है, ये जब भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी बनकर के काम कर रही है, पार्ट टाइम संगठन बन जा रहे हैं उनके साथ, और इसके उदाहरण इलेक्ट्रल बॉन्ड में इस तमाम परत दर परत रहस्य खुले हैं जी, कि किनके घर ईडी के छापे पड़े, उन्होंने कितना चंदा उसके बाद दिया, किसके घर सीबीआई के छापे पड़े, उसके बाद उन्होंने कितना चंदा दिया, किसके घर इनकम टैक्स गया, उसके बाद कितने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे, किसने कितने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे, किनके घर कब सीबीआई ईडी गई, ये सब रहस्यों से पर्दा मानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हटा जी। और सरकार ने तो चंदा वसूली का एक नया धंधा बनाया कि चंदा दो, धंधा लो, ठीक है, अपना भी धंधा चलाया और बिजनेस करने वालों का भी धंधा मजबूत किया। कई कंपनियां तो ऐसी हैं जिनके पास इनकम है ही नहीं, वो चंदा दे रही है। चुनावी बॉन्ड को लेकर आपने कहा कि इतना भ्रष्टाचार हुआ है, क्या आपको लगता है कि वाकई में जो आम जनता है उसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के करप्शन से कोई फर्क पड़ रहा है, या उसको ये चिंता हो रही है कि इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है? क्योंकि वो तो बेरोजगारी और महंगाई को ही सबसे बड़ा मुद्दा मान रही है। महंगाई और बेरोजगारी की जड़ तो भ्रष्टाचार है ना जी। ये जो बड़े बड़े पूंजीपति इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा दे रहे हैं, महंगाई बढ़ने का कारण तो यही है। ये बात तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कल पीलीभीत की सभा में भी कह रहे थे इस बात को जी, कि अगर महंगाई बढ़ी है तो उसके पीछे इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा है। जब बड़े पूंजीपति इनकम से ज्यादा चंदा दे रहे हैं, काले धन को सफेद कर रहे हैं, और कुछ पूंजीपति चंदा देकर के लगातार महंगाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं देश के अंदर, जिसको सरकार ने खुली छूट दे रखा, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड
जो चंदा दो और धंधा लो की स्कीम है, इसी की वजह से महंगाई भी बढ़ रही है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दो बात कहा जी। अपने कार्यकर्ताओं से, कहा कई बैठकों में, कहा कि पीडीए की रणनीति के तहत जो हमारी रणनीति है वो कम से कम 2 करोड़ परिवारों तक हमको पहुंचना है और अपनी बात पहुंचाना है। उसमें पीडीए का फार्मूला क्या है जी, महंगाई की वजह क्या है, किसानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जी। इन तमाम मसलों को लेकर के 2 करोड़ परिवारों तक हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर लगातार जनसंपर्क करके एक एक व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध और पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं लगातार, जिसका असर मतदान के दिन से ही दिखना शुरू हो जाएगा। जी, तो ये पूरी उम्मीद है कि जिस दिन मतदान होगा उस दिन विपक्ष पर भरोसा दिखाने वाला मतदाता भी पोलिंग बूथ तक जरूर जाएगा, इसकी आप उम्मीद जता रहे हैं। लेकिन मैं दोबारा से उस प्रश्न पर आऊंगी कि कास्ट बेस्ड सेंसस कहीं ना कहीं इसका उतना रोल नहीं दिखा। जब हमने पिछले 5 विधानसभा के चुनाव आए थे उसमें भी विपक्ष ने बहुत बड़ा नारा दिया था कि हम अगर जीत कर आते हैं तो जाति आधारित जनगणना कराएंगे, सर्वेक्षण कराएंगे और उसी आधार पर आरक्षण मिलेगा। इसके बावजूद आपके घोषणा पत्र में, आपकी पार्टी के घोषणा पत्र में ये दावा, ये गारंटी दी गई है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इसका असर बहुत ज्यादा हो सकता है? देखिए, लगातार मैंने कहा ना कि पीडीए की रणनीति के तहत जो हमारी रणनीति है उसको हम लगातार 2 करोड़ परिवारों तक मिल करके पहुंचाना चाहते हैं। जाति आधारित जनगणना का जो बेस है, आप देखिए बिहार में अगर जाति आधारित जनगणना हुई तो आरक्षण भी बढ़ा लोगों का जी। और जो पिछड़ी आबादी, दलित आबादी लगातार ज्यादा संख्या में, तमाम जातियां तो ऐसी हैं जो गिनती में है ही नहीं, तो उनकी गिनती जरूरी है, उनकी गिनती कराई जाए कि उनकी संख्या क्या है जी। उनकी इस देश की आजादी के बाद से अब तक कितनी सामाजिक आर्थिक प्रगति हो पाई है, कितनी सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाई है जी। और ये तभी तय हो पाएगा जब एक एक जाति की जाति जनगणना कराई जाए। और जाति जनगणना कराने के बाद जिनको हिस्सेदारी आज तक नहीं मिल पाया उनकी हिस्सेदारी तय करने की जिम्मेदारी सरकार की जी। और समाजवादी पार्टी वही करना चाहती है जो बिहार में हुआ कि जाति जनगणना कराया गया। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जी 17 महीने तक सरकार में रहे, राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार जी का। इस समय नीतीश कुमार जी चले गए उधर, लेकिन देखिए बिहार के लोगों को भरोसा नीतीश जी से ज्यादा नौकरी मिली, नीतीश और तेजस्वी जी की ज्वाइंट सरकार। लेकिन लोगों को बिहार में नीतीश जी से ज्यादा तेजस्वी पे भरोसा है कि नीतीश जी तो 20 साल से मुख्यमंत्री है, लेकिन नौकरी इसी 17 महीने में मिली जी। तो इसलिए जाति जनगणना इसी 17 महीने में हुई। तो नीतीश जी से ज्यादा भरोसा लोग तेजस्वी जी के ऊपर कर रहे हैं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अगर देश के अंदर जाति जनगणना हो जाए तो निश्चित रूप से एक ऐसा तबका, एक ऐसा वर्ग जो आज तक आजादी के बाद से भी तमाम वर्ग के लोग हैं जिस सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाए, बराबरी में नहीं आ पाए, उनको बराबरी में लाने का एक माध्यम बनेगा और सरकारों तक के आईना क्लियर होगा कि इन जाति के लोगों की आबादी है। इतनी आबादी होने के बाद भी, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी ये सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाए, तो उनको संपन्न करने के माध्यम भी सरकार तय करेगी जी। तो ऐसे में क्या वो वोट नहीं छिटक जाएगा कीर्ति निधि जी, जो कि सवर्ण वर्ग से आता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम पॉलिटिक्स को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करें तो सवर्ण वर्ग का जो वोट है वो बीजेपी के साथ बिल्कुल इंटैक्ट बना हुआ है। देखिए, आपको याद होगा कि देश भर में क्षत्रिय समाज जो सवर्ण जाति का है, क्षत्रिय वर्ग पूरे देश में आंदोलन पे है, बीजेपी के खिलाफ पंचायतें कर रहा है और फैसला कर रहा है कि वोट नहीं देंगे। आज अभी मैं एक वीडियो देख रहा था पीलीभीत का, जहां छत्रियों ने बैठक किया और कहा भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना। पर बीजेपी तो उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के एजेंडे पर सवर्ण जात, ये डॉक्टर लोहिया ने जाति जनगणना की बात की, जयप्रकाश नारायण ने जाति जनगणना की बात की। जयप्रकाश नारायण जी भी तो जनरल कैटेगरी के थे। इसलिए हम बैठ करके यहाँ पीडीए की रणनीति की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की वकालत कर। हमारे जैसे न जाने कितने सवर्ण लोग हैं जी जो चाहते हैं सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू हो, समाज में सबको बराबरी का हक मिले,
जी। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सपना दिखाया था लोगों को सब बराबरी का हक पाएंगे, वो सपना पूरा हो, और इसके लिए जरूरी है जाति जनगणना कराए। बिना जाति जनगणना कराए सबका विकास नहीं हो सकता। जो बीजेपी नारा देती है सबका साथ और सबका विकास, वो नारा खोखला है। अगर उसको वास्तव में चरितार्थ करना है तो जाति जनगणना कराना पड़ेगा। तो आप ये कहेंगे, आपका ये कहना है कि बीजेपी जिस हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है और चुनाव लड़ना चाहती है, या फिर राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है, उसकी काट आप जाति आधारित जनगणना को लेकर आए हैं, और इस पर ज़्यादा सवर्ण वर्ग का भी जो है, वो लोग जो चाहते हैं कि भारत में सभी वर्गों को अधिकार दिया जाए, उनका भी साथ मिल रहा है। देखिए नेहा जी, मैं कह रहा हूं कोई सरकार हिंदुत्व के सहारे क्यों लड़ना चाहती है? कोई सरकार रोजगार के नाम पे क्यों नहीं लड़ना चाहती? मोदी जी ने कहा था ना 2014 में कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे जी। आज उनको तो बताना चाहिए अपना सरकार का श्वेत पत्र जारी करके कि साहब 20 करोड़ नौजवानों को हमने रोजगार दिया कि नहीं दिया। इस पे बात क्यों नहीं करते? बहस तो आज इस पे होना चाहिए जी। बहस इस पर होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि 2022 तक सबके पास छत होगा। आज उनको बताना चाहिए क्या इस देश के सभी गरीबों को छत मिल गया कि नहीं मिला। इस पर बात ही नहीं करते। वो इस पे बात ही नहीं करते कि किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हो पाई। वो इस पर बात ही नहीं करते कि बेटियों की तरक्की हुई कि नहीं हुई जी। तो जितने कमिटमेंट थे, महंगाई कम हुआ क्यों नहीं हुआ। दाल, आपको याद होगा क्या भाषण करते थे मोदी जी कि जरूर सरकार में कोई न कोई कमी है, कोई न कोई काला है, कोई न कोई भ्रष्टाचार है जिसके वजह से रुपया लगातार गिर रहा, डॉलर बढ़ रहा है। तब 63 रुपए डॉलर था जी। आज 83 रुपए डॉलर है। रुपए के मुकाबले 83 रुपए डॉलर की कीमत है। क्या क्या स्थिति है। अब मोदी जी क्यों नहीं जवाब देते? अब जवाब देने का वक्त है। तो हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, भगवान राम के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरे इस देश का हर हिंदू भगवान राम को मानने वाला है, भगवान कृष्ण को मानने वाला है, भगवान शंकर को मानने वाला, लेकिन सबको रोजी चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, सबको सस्ता अनाज चाहिए, सबके अंदर सस्ती शिक्षा चाहिए, सबके बच्चों को, सबको अपने बच्चों के लिए रोजगार के अवसर चाहिए। और ये सरकार वो उपलब्ध कराने में फेल है पूरी तरीके से जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोग अपने अधिकार के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, बेटियों की खुशहाली के लिए मतदान करें। कीर्तिनिधि पांडे जी, कीर्तिनिधि जी, कहीं ना कहीं बीजेपी राम मंदिर हिंदुत्व के मोर्चे पर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती दिख रही है, और ये एक स्टेटमेंट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आया है कि समाजवादी पार्टी तो गुंडों की फैक्ट्री है, क्योंकि लगातार आपके शासनकाल में अपराधियों को संरक्षण मिलता रहा, और कई नाम गिनाए जा रहे हैं, चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, और भी ऐसे कई नाम हैं जिनको पॉलिटिकल संरक्षण देने का आपकी पार्टी पर आरोप लगा है। और जेल में जब मुख्तार अंसारी की बिहार में मौत हुई तो उसके बाद आपकी पार्टी के मुखिया वहां पर घर पर जाकर अपनी संवेदनाएं भी जताते देखे गए। कीर्तिनिधि जी, पहले इस पे मैं समझूंगी, उसके बाद नैरेटिव समझना चाहती हूँ कि विपक्ष का हिंदुत्व और राम मंदिर के समानांतर क्या नैरेटिव है जी। देखिए, केशव मौर्य साहब उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश, इसके पहली सरकार में भी उप मुख्यमंत्री थे, और इनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे स्वयं दर्ज हैं अपराधी। वो सारे मुकदमे इन्होंने उप मुख्यमंत्री बनने के बाद वापस लिए, सरकार ने इनके मुकदमे वापस लिए हैं। और ये बता रहे हैं कि गुंडों की फैक्ट्री। मैंने आपको अभी उदाहरण बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडों को पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। जिसको पुलिस खोज रही है वो बीजेपी का सदस्यता ले रहा है बरेली के अंदर। आपको मैं बता रहा हूं, ये कई समाचार पत्रों में, कई चैनलों पे खबर भी चली कि जिसको पुलिस खोज रही थी वो बीजेपी की सदस्यता ले रहा है। और मैंने ये इनके सांसद का उदाहरण दिया जिसके खिलाफ पहलवान बेटियां, जिन्होंने इस देश को गौरवान्वित किया, उन बेटियों के वजह से देश अपने को गौरवान्वित महसूस किया। लेकिन कीर्ति जी, इस बार कैसरगंज से उनका पत्ता कट गया। इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार किसी अन्य को चुन लिया है, उनको टिकट नहीं दिया। अभी बीजेपी ने, आपको जानकारी मैं दुरुस्त कर दूं, अभी बीजेपी ने किसी को वहां उम्मीदवार नहीं बनाया। कैसरगंज लोकसभा है, कैसरगंज लोकसभा है,
कैसरगंज लोकसभा से अभी बीजेपी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाए जी। अभी तक। आज हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, किससे डर रही है? बृजभूषण शरण सिंह से डर रही है। अब जिसके खिलाफ बोल नहीं पाई, जिसके खिलाफ जो प्रधानमंत्री जी लगातार बेटियों की बात करते वो भी उन बेटियों के साथ नहीं खड़े हो पाए, उनका कोई मंत्री नहीं खड़ा हो पाया, आज तक उनके लोकसभा में उनके खिलाफ कोई किसी दूसरे का टिकट नहीं हो पाया। कीर्ति जी, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से इतना उनका डर का माहौल बना पाने में वो लगातार सफल रहे और देश के प्रधानमंत्री भी डर रहे हैं उनसे? नहीं डरने, अब ये तो बीजेपी को क्लियर करना चाहिए, लेकिन मैं एक बात तो कह रहा हूं, जो परिस्थितियां थी जिसको आपने भी देखा, आपके साथियों ने जो कवर किया खबर को, उन लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरीके से बेटियां आंदोलन कर रही थी, किस तरीके से धरने चल रहे थे। तब कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर उन बेटियों के साथ नहीं खड़ा हुआ। और डिप्टी सीएम केशव मौर्य साहब की बात की नोटिस कम लेनी चाहिए लोगों को, इसलिए कि जनता ने उनको जिताया था 2017 में। और आपको जान के आश्चर्य होगा, 22 में विधानसभा का चुनाव केशव मौर्य साहब हार गए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से जी। जनता ने उनको नकारा है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के कृपा पे हैं जी। वो जरूर बयानबाजी करना उनकी आदत है, वो मंत्री हैं, उनको बताना चाहिए कौन कौन सी उपलब्धि उनके सरकार की। अगर हमने एक इकाना स्टेडियम उत्तर प्रदेश में बनाया जहां आईपीएल के मैच हो रहे हैं, वर्ल्ड कप के मैच हो रहे हैं, तो कोई दूसरा स्टेडियम 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बना पाई? वो एयरपोर्ट्स बना रही है, उनका दावा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा एयरपोर्ट्स बनाए उत्तर प्रदेश में भी। आप जी एयरपोर्ट्स इसलिए बनाए कि वो अपने मित्रों को बेचना है मोदी जी को, सारे एयरपोर्ट्स उनको दे देना है चलाने के लिए अपने मित्र को। मैं एक स्टेडियम जहां से नौजवान खेलेगा, आगे बढ़ेगा, जो नारा बीजेपी देती है खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, तो उस खेल के लिए एक क्रिकेट स्टेडियम के बाद दूसरा क्रिकेट स्टेडियम 7 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों नहीं बन पाया? चलिए, अगर मैं बीजेपी के, मैं इससे जुड़े आंकड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन बीजेपी के किसी भी प्रतिनिधि से जरूर समाजवादी पार्टी के इस सवाल को समझने की कोशिश करूंगी। अब बात मैं राम मंदिर के ऊपर करना चाहती हूँ। कीर्ति निधि जी, कहीं ना कहीं बहुत ही पार्टी आश्वस्त नजर आ रही है, राम मंदिर का मुद्दा हो, हिंदुत्व का मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश खास करके, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक सीटें हैं और इसीलिए विभिन्न दलों की ये कोशिश रहती है कि इस राज्य में ऐसे मुद्दे को लाया जाए जिसका प्रभाव बहुत गहराई तक हो और इसमें वादे का जो है इतना मूल्य ना हो, लेकिन काम असर जो है वो सबसे ज़्यादा हो। और ये असर कहीं ना कहीं राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कहा जा सकता है या फिर हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर कहा जा सकता है। हमने देखा कि किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में भी पूरे के पूरे विपक्ष दलों ने किस तरह से इसका बायकॉट जैसा कर दिया था। देखिए, विपक्षी दल को निमंत्रण, अब आप बताइए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को निमंत्रण जो है डाक से भेजा जा रहा है, उनका पता किसी को नहीं मालूम। जो लोग निमंत्रण बांट रहे हैं उनको अखिलेश यादव जी का पता नहीं मालूम लखनऊ के अंदर, और वो भी तब भेज रहे हैं जब अखिलेश यादव जी ने कह दिया हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला, तो उसके बाद डाक से भेजा जा रहा निमंत्रण। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि बिना भगवान के मर्जी के कोई दर्शन नहीं होते हैं, और भगवान की मर्जी जिस दिन होगी, भगवान राम की इच्छा जिस दिन होगी, जिस दिन उनका आदेश निर्देश होगा, उस दिन मैं जाऊंगा, भगवान राम का दर्शन करूंगा। तो वो दिन अभी तक क्यों नहीं आ सका? जी नहीं, जब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि नेहा जी, एक घटना मैं आपको बताऊं। हमारे 2 मित्र गए केदारनाथ का दर्शन करने जी, और हेलीकॉप्टर बुक किए थे यहां से, और जिस दिन उनको दर्शन करना था उस दिन बर्फबारी और हवा और आंधी ऐसा आया कि वो लोग हरिद्वार जा करके केदारनाथ नहीं जा पाए, वापस गोरखपुर आना पड़ा उन दोनों को। ठीक है। तो जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी तब तक दर्शन नहीं होंगे। तो रामलला बुला नहीं रहे अखिलेश यादव को? मर्जी के पत्ता नहीं हिलते। जी 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 जी, पर आपके पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि वो जाएंगे, लेकिन मत्था टेकने जाएंगे, लेकिन काफी समय हो गया प्राण प्रतिष्ठा को, इसके बावजूद अखिलेश यादव नहीं पहुंचे हैं। व्यस्तता, भगवान की, मैंने कहा ना, जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी। बहुत से लोग अयोध्या में भी ऐसे होंगे जिनको रामलला के अभी तक दर्शन नहीं हो पाए।
जी। जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी, भगवान राम की मर्जी नहीं होगी, तब तक किसी को दर्शन नहीं होगा। ऐसे और में जिस दिन आदेश होगा उस दिन हम लोग जाएंगे, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जाएंगे और दर्शन करेंगे। कीर्ति निधि जी, एक और आरोप बीजेपी लगाती रही है कि मुख्तार अंसारी के परिजनों से मिलने आप चले जाते हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं और ये तुष्टीकरण की राजनीति है और आप आरोप बीजेपी पर लगाते हैं तुष्टीकरण की राजनीति के। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, उनके भाई अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने एमपी का टिकट भी दिया है गाजीपुर जी। और जो लोगों का प्यार और स्नेह आपने देखा होगा मुख्तार अंसारी जी के मौत के बाद, लाखों की तादाद में हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े सब की सिंपैथी उस परिवार के साथ, सब के सब खड़े थे और प्रशासन के लाख मनाही के बाद भी लाखों की तादाद में लोग मिट्टी देने के लिए तैयार थे। लोगों ने मिट्टी भी दिया जी। वो हमारे पार्टी से उम्मीदवार हैं, उनके घर उनके भाई की डेथ हुई है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी शोक संवेदना व्यक्त करने गए। ये तुष्टीकरण नहीं, हम तो उसके घर भी गए जिसको बीजेपी के सरकार में फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया। हम तो उनके घर भी गए जिस माँ बेटी को कानपुर में जिंदा जला दिया गया अतिक्रमण हटाने के नाम पे, वो तो ब्राह्मण बेटियां थी, ब्राह्मण परिवार की थी। हम तो उनके घर भी गए। हम तो उनके घर भी गए, पुष्पेंद्र यादव के भी घर गए जिसको फर्जी इनकाउंटर में पुलिस ने मार दिया। हम तो उस राजभर के भी घर गए आजमगढ़ के अंदर जिसको पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर में मार दिया जी। केवल हम मुख्तार के घर नहीं गए, जहां भी अन्याय होगा समाजवादी पार्टी वहां मुस्तैदी के साथ खड़ी रहेगी। जी। तो जो आपकी पार्टी का शुरू से आपकी राजनीति रही है, सियासत इस पर चलती आई है कि सोशल जस्टिस, और इसी पर आपकी पार्टी जो है टिकी हुई है। खास करके मैं विपक्ष इंडिया गठबंधन को कहूँगी कि ये जो चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में वो सोशल जस्टिस को लेकर हो रहे हैं और ये सबसे बड़ा जो है एक नरेशन है जो कि विपक्ष ने पेश किया है बीजेपी के हिंदुत्व और खास करके राम मंदिर के एजेंडे को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कीर्ति निधि जी, आपने वक्त निकाला, अपना कीमती वक्त दिया जस हिंदी टीवी को। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपको चर्चा द ट्रुथ कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात रखनी हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें अपना फीडबैक ईमेल के रूप में भेज सकते हैं info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते होगी फिर से मुलाकात। धन्यवाद।